एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार, घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी किस्मत पे सबको रश्क होना चाहिए, अन्य राज्यों को उससे ईर्ष्या होनी चाहिए, क्योंकि अपार प्राकृतिक संपदा, बहुमूल्य खनिज संपदा और झारखंड के पास महेंद्र सिंह धोनी है भाई। मगर बावजूद इसके तरक्की की राह पर झारखंड पिछड़ा हुआ है। यह सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों। और इस वक्त झारखंड का मुख्यमंत्री एक युवा शख्स है जिसे विरासत मिली है अपने पिता की। आज घोषणा पत्र में मेरे साथ मौजूद हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब। सोरेन साहब, आपका स्वागत है घोषणा पत्र में। इससे पहले कि मैं आपको मंच पर आमंत्रित करूं, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे हेमंत जी के अब तक के राजनीतिक करियर पर यह रिपोर्ट। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री। उम्र 39 साल, झारखंड के रामगढ़ जिले में जन्म, 12वीं तक पढ़ाई। हेमंत सोरेन को राजनीति विरासत में मिली। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पिता शिबू सोरेन की बनाई हुई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से की। पिता की तरह ही हेमंत सोरेन भी आदिवासियों के बड़े नेता बन चुके हैं। हेमंत सोरेन राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। साल 2010 में वो झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत सोरेन अभी कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन चुनाव वो अकेले दम पर लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन को भरोसा है कि 16 महीने में उनकी सरकार ने जो काम किया है उसी के दम पर उनकी वापसी होगी। हेमंत सोरेन का इस समय एक ही मकसद है, अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले दम पर सत्ता तक पहुंचाना। और अब मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हेमंत जी, आपसे गुजारिश है कि आप मंच पर आएं और झारखंड की जनता को बताएं कि इस बार आपका चुनाव फिर से क्यों हो। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, प्रबुद्ध नागरिकगण, सबको मेरी तरफ से सर्वप्रथम जोहार है। आवाज़ थोड़ी दबी हुई है, अभी हम लोग प्रोग्राम करके आ रहे हैं तो सीधे ये मंच तैयार था और यहाँ मुझे खड़ा किया गया है। और निश्चित रूप से इस चुनाव में ये सवालें लोगों के बीच में जानी चाहिए कि राज्य की राजनीति और राज्य की दिशा क्या हो। और मुझे लगता है इस लोकतंत्र का ये व्यवस्था इसी के लिए बनी है कि राज्यों को आगे बढ़ने का मौका मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा विशुद्ध रूप से मैं कहूँगा कि एक आंदोलनकारी पार्टी रही है और इसका आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस राज्य को अस्तित्व में लाना, इस राज्य को बनाने में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय गुरुजी की क्या भूमिका रही है। सत्ता की राजनीति से हम लोग कोसों दूर रहे हैं और यही वजह है कि राज अलग करने का श्रेय तो हम लोगों ने ले लिया, लेकिन आज से 14 वर्ष पहले राज बने। राज जिन लोगों ने इस राज्य की आगे अगुवाई की, सत्ता जिन लोगों ने संभाली, वो सभी इस राज्य के प्रति क्या उनकी सोच रही है, किस तरीके की उनकी विचारें रही हैं, वो भी आप सब लोगों के समक्ष है। और मैं समझता हूँ कि अब ये 14 साल का राज अब 15वें साल में है। एक युवा राज कहा जा सकता है और इस युवा राज के अंदर 14 वर्षों में कई एक सरकारें आई गईं, कहीं हम भी हिस्सेदार रहे। अगर आज हम कहें कि आज विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का नेतृत्व कर रहा है, आप लोगों ने सभी को देखा, हमारे कार्यकाल को भी देखा और शायद बहुत
कम समय होता है इतनी बड़ी चुनौतियों को एक्सेप्ट करना। और आज हम समझते हैं कि जिस तरीके से पूर्व में सभी सरकारों पर उंगलियां उठी हैं, मैं समझता हूं कि इन 14 महीने के कार्यकाल में कोई भी एक ऐसा वाकया नहीं हो सकता है जिसमें हमारे इस कार्यकाल में कोई उंगली उठा सके। हमने निश्चित रूप से अपने इस 14 महीने को कुशलतापूर्वक निर्भीक होकर चलाने का प्रयास किया और इस राज्य के जनमानस के प्रति और यहाँ के प्रति जो हमारी भावनाएं रही हैं, जिस चीज़ को हम बहुत भली भांति जानते हैं, चाहे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के विषय की बात हो, यहाँ के खनिज संपदा से जुड़ी विषय की बात हो, इन सभी चीज़ों पर आज हम ये निश्चित रूप से कहते हैं कि प्रकृति ने हमें ऐसे सुंदर तरीके से नवाजा है, खनिज संपदा से भी भरपूर ये राज्य है। और सिर्फ धरती ही के अंदर नहीं बल्कि धरती के ऊपर भी कई एक ऐसी प्राकृतिक संसाधनें हैं जिससे हम आगे बढ़ने की जी तैयारी भी कर सकते हैं और उससे बेहतर हम लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 14 वर्षों में यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्थाएं हमेशा कमजोर रही और आज इस राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक ताकत को मजबूत करने के लिए आज हम इस राज्य में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों ने अपना, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी रहा है, आज से नहीं बल्कि 40-45 वर्षों से यहाँ अपने राजनीतिक कार्यकाल हम लोगों ने अपना समय दिया है। हमारे लोग इस राज्य के प्रति लोगों ने बलिदानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। स्वाभाविक रूप से है कि हम इस राज्य को हमसे बेहतर और कौन जानता है। इस वजह से हमारा ये भी नारा है कि अगर आज हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। चलिए हेमंत जी, आपसे गुजारिश है कि अपना स्थान ग्रहण करें और इस माइक का इस्तेमाल कीजिएगा लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हम दागना चाहेंगे आपके सामने। सबसे पहला सवाल है कि क्या झारखंड में मोदी की लहर है और इसे रोकेंगे कैसे हेमंत सोरेन? मोदी लहर को कैसे रोकेंगे? हेमंत जी, भुक्तभोगी तो आप भी हैं। मुझे वो सभा याद है जब आप और मोदी जी एक साथ थे, तब आपको उनके करिश्माई व्यक्तित्व का अंदाजा हो गया होगा। तो मोदी से डर तो लग रहा होगा। तो आपने उस बात की जिक्र की है तो हमारे हौसले का भी आपको अंदाजा होगा। और हम, ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान के साथ कोई कंप्रोमाइज करें, मान सम्मान के साथ हम रहे हैं और जिएंगे। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पर लोकसभा चुनाव भी गवाह है। हम जहां थे वहीं हैं, मजबूती के साथ। नहीं, आप कहां थे हम जानते हैं। आप वहां थे जहां आपको सिर्फ एक सीट मिली थी 12 में से और बीजेपी को 10 सीटें मिल गई थी। आप वहां थे, तो क्या आज भी आप वहीं हैं? नहीं, आज हम जहां थे, हमने लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटें लड़ी, जहां हमने 2 में जीत हासिल की। और मैं समझता हूं कि और भी सीटों पर हम चुनाव लड़ते तो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाते। ऐसा नहीं है कि इस राज्य में हम लोगों ने भी, अगर हम देखें जो पुराने ये चुनाव को देखें तो 14 लोकसभा में 13 सीटें हमारे गठबंधन के पास रही। नहीं, मगर बड़ा प्रश्न ये है हेमंत जी कि इस मोदी फैक्टर का जवाब क्या है? क्योंकि देखिए, हमने हरियाणा में देखा जहां लगभग कोई मौजूदगी नहीं थी। महाराष्ट्र में भी एक करिश्मा ही था क्योंकि आप शिवसेना के जूनियर पार्टनर थे और वहां आप बहुमत से बस कुछ सीटें पीछे रह गए। तो ये करिश्मा इतने बड़े बड़े राज्यों में हुआ है, तो झारखंड में क्यों नहीं दोहराया जाएगा इतिहास? देखिए, कुछ सीट हो या दर्जनों सीट है, अब बहुमत से दूर है। एक ही सीट से लोग कुर्सी में भी बैठ जाते हैं, एक ही सीट से कुर्सी से उतर भी जाते हैं। ये बहुत बड़ा मायने नहीं है। 1 लाख वोट की उतनी मैं नहीं समझता हूँ कीमत है जितने 1 मतों की कीमत होती है। और एक एक व्यक्ति के पास हमारा संदेश है, एक एक व्यक्ति तक हम पहुंच चुके हैं और हम बहुत बड़े भीड़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम अपना संपर्क अभियान चलाते हैं और उसके परिणाम हम अपने आप को
उस परिणाम के साथ आगे ले जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्होंने कहा था कि आज तो पूरा मैदान भरा हुआ है, लिहाजा आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिएगा। चलिए सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, अपना नाम बताइएगा। विजय पाठक, प्रभात खबर से। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल, आज मैं आपको भी सुन रहा था और प्रधानमंत्री जी को भी सुन रहा था। प्रधानमंत्री जी ने आपके और आपके पिता पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। आपने पूरे भाषण के दौरान, आपकी लेस्लीगंज में सभा थी, मैं सुन रहा था, पूरे भाषण के दौरान आपने चुप्पी साधी प्रधानमंत्री पर। क्या ऐसे ही मोदी लहर को आप रोक पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग कई एक सभाएं करते हैं एक दिन में। मोदी साहब दिन भर में एक सभा करते हैं, 2 सभा करते हैं। हम लोग लगभग 10 सभाएं, 8 सभाएं करते हैं, और उसमें कई जगह पर कौन सी बात आती है, कौन सी बात नहीं आती है, ये एक मंच की ही बात को हम नहीं लेकर चलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम इन सब चीज़ें, जहां हमारे समक्ष हमें जानकारी मिलती है, जो चीज़ें हमें बोली गई हैं, उसका भी जवाब देने में सक्षम है। जहां तक वंशवाद की बात है, वहां ऐसा, ये बात सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बल्कि राज्य के सभी राजनीतिक दलों के ऊपर, राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर उठता है। और आज ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे अछूते हैं। आज उनके दलों में देखें, किन के मंत्री पुत्र जो विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, या मंत्री के पुत्र मंत्री नहीं है। आज वित्त मंत्री जी के पुत्र वित्त मंत्री जी जो कभी रहे हैं, उनके पुत्र आज वित्त मंत्री। तो ये कहना बिल्कुल मैं समझता हूँ ऐसे बड़े दलों को तो नीति सिद्धांत की बात छोटे दलों को तो नहीं बताना चाहिए, बल्कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, और हमको लगता है उन्हीं से हम कुछ सीख जरूर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, हम आज सुनते हैं, दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या इस रैली में, उनकी बात सुनते हैं। मोदी लहर को कैसे रोकेंगे? उस समय तो मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनानी थी। मैं खुद लड़ रहा था और आपके पास आया था। उस सभा में तो इससे आधे लोग ही आए थे। आज क्या कारण है, उससे भी डबल आ गए। उस समय ये मैदान पीछे से खाली था। रास्ते पर तो लोग ही नजर नहीं आते थे। आज मैं देख रहा हूं, उधर रास्ते पर भी जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। वहां छत पर मैं देख रहा हूं, लोग नजर आ रहे हैं। लोकसभा के समय आधी भीड़ थी, तो भी आपने बीजेपी को चुनाव जिता दिया था। हेमंत जी, इसी भीड़ को लगातार मोदी के प्रतिद्वंद्वियों ने नकारा था, और नतीजा हमारे सामने, एक अप्रत्याशित जीत। यही भीड़ एक बार फिर आज दिखाई दी। ये कहीं ना कहीं बानगी है उस मंजर की जो अब कुछ ही दिनों में हमें दिखाई देने वाला है। देखिए, ये कहा नहीं जा सकता है कि ये भीड़ ही परिणाम देगा। आज ऐसा है कि हमारे मंचों में और हमारे प्रोग्राम में लोग खुद ब खुद हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, बल्कि ऐसा प्रोग्राम हम नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं जहां से लोगों को ढो के लाना पड़ता हो और कोई ना कोई प्रलोभन देकर के बुलाता हो। और हमारे पास आप देखेंगे, इसी वजह से तो मैंने कहा, मैं भीड़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों के संपर्क में रहता हूं, और उनके बदौलत आज हम लोगों की राजनीतिक मजबूत पकड़ यहां पर है। चलिए अगला सवाल। मनोज तुलसियान, प्रेसिडेंट झारखंड प्लाईवुड ग्लास डीलर एसोसिएशन। सर, किसी भी राज्य के विकास के लिए आर्थिक विकास सबसे जरूरी है। आपके नज़र में झारखंड के विकास के लिए आर्थिक की क्या क्या संभावना है? और खास करके आपसे मेरे बहुत उम्मीद थी, लास्ट टाइम आपसे 4-5 बार बात हुई प्लाईवुड पर वैट कम करने की, जो कि 5 राज्यों में
14% है और अपने केवल झारखंड में 5% है। सॉरी, झारखंड में 5% और बाकी राज्यों में 14% है। तो इसके लिए आपने काफी मेहनत भी की। हाँ, तो अभी तक आप उस पर कुछ वैसे हम झारखंड के विकास पे अलग एक मुद्दा इसमें चर्चा होगी, मगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये जो वैट है ये राज्य में अधिक है, आपको लग रहा है? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। देखिए, ऐसा है कि एक हम सीमित संसाधन में सरकार चलाते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम होते हैं और आप लोगों के सहयोग से ही राज्य का एक अच्छा बोझ हम कम कर पाते हैं, लोगों के विकास कार्यों में हम अधिक से अधिक पैसे लगा पाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि समय समय पर परिस्थिति के अनुरूप चीज़ें बदली जाती हैं और हम लोगों ने इसको किया भी है। कई एक चीज़ों में जहाँ 14-15% दूसरे राज्यों में है, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ 4% 5% किया है। ये जरूर है कि आप लोगों की बात हमारे समक्ष आई थी, यार ऐसी बात नहीं कि आप लोगों को भी हम नज़रअंदाज करते हैं। और वित्तीय प्रबंधन में कहीं कहीं कुछ चीज़ें हम लोग वित्तीय प्रबंधन की वजह से जो आपकी डिमांड है उसको आपके अनुरूप नहीं पूरा कर पाते हैं। हाँ, ये जरूर है, अगर यदि हमारे संसाधन बेहतर और बेहतर होंगे तो हम इन सब चीज़ों पर हम लोग आपके इस वैट के समस्या का समाधान कर सकते हैं। मगर हेमंत जी, अगर हम वापस विषय पर आए, जो हमारा ये विषय, ये शीर्षक है मोदी का फैक्टर या मोदी की चुनौती जो आपके सामने है, क्या यही चुनौती, जिसे आप बहुत बड़ी गंभीर चुनौती नहीं मानते हैं, यही वजह है कि आप दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, दुमका और बरेट से? क्या इतना डर है मोदी का? देखिए, ऐसा है ये क्या चीजें हमारे लिए सिर्फ लागू हैं? इन बड़े दल और बड़े नेताओं के ऊपर ये बातें लागू होती है कि नहीं होती? नरेंद्र मोदी साहब ने भी 2 जगह से चुनाव लड़ा था। जब हम 2 जगह से चुनाव लड़े तो ये क्या गलत, मुझे ये कहीं कोई लॉजिक और कहीं तथ्य, इसमें कोई ऐसा सवाल मुझे नहीं लगता है खड़ा होने के बाद। चलिए, एक और सवाल जी। जोहार। मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, आपने कहा कि हमारे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सर, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने तो हमारा राज का बालू तक खत्म कर दिए, जो उन पंचायत राज का महिलाओं और पुरुषों और गरीबों और युवाओं का लिए हक था, वो भी हक आपने मार दिया। आपका इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आपका बाप ने कोयला भी खत्म कर दिया। ये पूरे झारखंड वासी हम ये सबसे वाकिफ हैं और यही वजह है कि आज झारखंड वासी, आज हम लोग जिस हाल से जी रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ आप बाप बेटा का ही सरकार है। हेमंत जी, वैसे हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, मगर इसका आप जवाब दे सकते हैं। मैं इसी वजह से ये बात बहुत मजबूती से मैंने कहा था कि शायद 14 महीने के कार्यकाल में कोई भी मेरे निर्णयों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था और मुझे उम्मीद थी कि ये सवाल मेरे सामने जरूर आएगा। बालूघाट का विषय, और बालूघाट का विषय ये हमारे सरकार का निर्णय है कि उस व्यवस्था को हमने बंद किया, जो व्यवस्था पूर्व की सरकार ने निर्णय लिया हुआ था, उसको सुधारा है हमने, पंचायतों को उसको अधिकार दिया। और जहां तक उसमें मुझे कहीं नहीं लगता है कि हमारे वो निर्णय रहे हमारे सरकार में। नहीं, मुझे थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। आपने कहा पंचायतों को फिर से अधिकार दिया, मेरे ख्याल से जमीनी हकीकत ये नहीं है। बावजूद उसके, अगर उनका नाम मैं सही बोल रहा हूं, चमन सिंह, जो आपके भाई के खास मित्र हैं और वो उसके बिजनेस पार्टनर हैं, बदस्तूर उन्हें मिल रहा था, उन्हें दिया जा रहा था पंचायतों के अधिकारों की अनदेखी करके। ये तो चल रहा था बाकायदा वहां काम। नहीं, ये आप देखिए, ये अब पंचायत के अंदर की चीजें हैं। पंचायत को ये सारे अधिकार दिए गए कि पंचायत किसको वो कल आने वाला समय में बालू उठाव का काम करेंगे। ये सरकार के स्तर पर नहीं है, ये जिला के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर चीजें हो रही है। अब ये हमारे सरकार के स्तर पर नहीं। चलिए, ये मुद्दा जो है खासकर भ्रष्टाचार का, हम इसे उठाएंगे, मगर अब हम रुक करते हैं हमारे अगले सवाल का। ये भाई भतीजावाद, ये भाई बाप बेटावाद, ये रिश्तेदारी का कारोबार, जब तक आप झारखंड को
ऐसे परिवारवाद की चुंगाल से मुक्त नहीं कराओगे, उनका तो घर भरता जाएगा, उनका परिवार तो फलेगा फूलेगा, लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहनों का भला नहीं होगा। मैं जानता हूं आप कहेंगे परिवारवाद का नतीजा नहीं है। वाकई कैसे हो सकता है परिवारवाद का नतीजा? आप पहली बार विधायक बनते हैं, उसके बाद आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कुछ ही दिनों में आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। सवाल ही नहीं, यह परिवारवाद कैसे हो सकता है? अब अगर इसमें मेरी काबिलियत है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूं? इसको आप परिवारवाद कहें और ये मेरी खूबी है, मेरी काबिलियत है। नहीं, एक मिनट, और इतना लंबा सफर, काबिलियत इस लड़की की भी है, काबिलियत इस लड़के की भी है, मगर यकीन मानिए ये अपनी रोजी रोटी कमाएगा लगातार चुनौतीपूर्ण हालात में। आप ये ना भूलें हेमंत जी कि आपके पिता शिबू सोरेन हैं, और अगर वो नहीं होते तो आप यहां बैठ के घोषणा पत्र भी नहीं कर रहे। ये तो हम मानते हैं। आज तो मानिए उस बात को ना, ये मत बोलिए ये मेरी काबिलियत थी। नहीं, बिल्कुल आज उन्हीं के बदौलत है, जो हम ये नहीं कह रहे हैं। आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। ऐसा नहीं है कि कोई पेट से बच्चा सीख के आता, मुझे उन लोगों ने ग्रूम किया है, आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं। और इतनी लंबी दूरी इतने छोटे समय में शायद बहुत कम लोग करते हैं। चलिए अगला सवाल। सर, मेरा नाम पंकज पाठक है, मैं क्षेत्रीय अखबार से हूँ। अभी आपने काबिलियत का जिक्र किया सर। हाँ, उस शब्द का थोड़ा सा ये हो सकता है, मुझे इसके लिए क्षमा चाहेंगे। मुझे याद है आपने उप मुख्यमंत्री रहते एक बार स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड की जनता भगवान भरोसे जी रही है। मुझे याद है आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड की जनता भगवान भरोसे जी रही है। तो आपके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप अभी मुख्यमंत्री हैं, 1.5 साल से आप ड्राइविंग सीट पर हैं। तो मुझे जानना है क्या 1.5 साल के बाद भी झारखंड की जनता भगवान भरोसे जी रही है या हेमंत सरकार के भरोसे जी रही है? जी देखिए, ऐसा है, हम ऐसे दल से ताल्लुक रखते हैं, हम सत्ता में रहें ना रहें, हमारे विधायक रहें ना रहें, सांसद रहे ना रहें, अगर कोई गलत है तो गलत है। उस चीज़ को हम, चूंकि सत्ता तो आती जाती रहती है, व्यवस्था वहीं खड़ी रहती है। चूंकि यहाँ की जो व्यवस्था रही है, कार्यपालिका रही है, विशुद्ध रूप से चरमराई हुई व्यवस्था, जो मुझे कोई अलग से व्यवस्था हमें नहीं मिला है, वही व्यवस्था मिला है जो पूर्व के सरकारों ने चलाया है। आज जब मैं इस व्यवस्था में काम कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के दल पदाधिकारियों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पदाधिकारी राजनीति में उतर जाए तो राज्य की जनता का क्या भला हो सकता है। आज हमने इसको जब अंदर खाने देखने का प्रयास किया, बिल्कुल ध्वस्त चरमराती व्यवस्था के अंदर इन 14 महीने का कार्यकाल पूरा करना निश्चित रूप से हमारे लिए भी बहुत बड़ा चुनौती रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि व्यवस्था रहे ना रहे, मसलन हेमलाल मुर्मू रहे ना रहे, साइमन मरांडी रहे ना रहे, विद्युत बरन महतो रहे ना रहे, मगर हेमंत सोरेन जरूर रहेंगे। अब सब लोगों की राजनीति महत्वाकांक्षी हो, कहीं जाकर के अपनी और उपलब्धि पाने की लालसा रखते हो, तो उसमें हमारा बस तो चलता नहीं। मगर हेमंत जी, मैं जानना चाहता हूं, परिवारवाद तो एक दूसरा विषय है, मगर आपकी क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं ऐसी हैं जिसके चलते आपने अपने पिता को 5 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे, और 5 महीने में वो मेरे ख्याल से 2 जगह से चुनाव लड़ सकते थे, टोरपा, घाटशिला, और दोनों जगह के विधायक खाली करने को तैयार थे, मगर आपने उन्हें लड़ने ही नहीं दिया। ऐसी चर्चा की जाती है। और 5 महीने बीत गए, फिर आखिरकार वो दिल्ली पहुंच गए वोट देने के लिए, और आपकी सरकार भी चली गई। तो इसमें आपकी कहीं निजी महत्वाकांक्षा तो नहीं? देखिए, ऐसा है, वोट देना वो अलग विषय रहा है और चुनाव लड़ना एक अलग विषय। ये उनकी सोच थी और वो चुनाव लड़ते हैं, और वो उन्होंने चुनाव भी लड़ा, जबकि जगह भी खाली रही है। ये कोई मतलब नहीं है, ये उनका तो स्पष्ट निर्णय है, वो राज्य के किसी भी कोने से चुनाव लड़ते हैं, लड़ सकते हैं। और हार जीत की बात यहाँ है कि वो हार जीत सिर्फ गुरुजी ही नहीं हारे, देश के बड़े बड़े नेता ऐसे समय पर हारे हैं और सरकारें गई नहीं। मगर आप एक तकनीकी फैक्टर को भूल रहे हैं। 5 महीने गुजर चुके थे, उन्हें 6 महीने में विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी थी।
अब अगर वो कोई स्थान चुन भी लेते, तब भी चुनाव आयोग अपने विवेक के मुताबिक अगले 6 महीने में चुनाव करवाता, यानी कि उनकी तो सदस्यता जानी ही जानी थी। तो आपने टोरपा और घाटशिला में गतिरोध क्यों पैदा किया? मेरा सवाल आपसे यह था। नहीं, ये निर्णय चूंकि गुरुजी अध्यक्ष हैं पार्टी के, निर्णय लेना उनका काम है। वो जहां कहते हैं वही वो चुनाव, उनके ऊपर हम लोग नहीं है। चलिए अगला सवाल। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार अग्रवाल हुआ। मैं उपाध्यक्ष हूँ फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी ये सवाल उठा जा रहा था कि मोदी लहर फैक्टर झारखंड में क्या है। हमारा ये मानना है सर कि मोदी लहर भी है और हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की भी लहर इस प्रदेश में है। क्या हम झारखंड के वासी इसी लहरों में लिपटे रहेंगे सर? क्या हम इस लहरों के माध्यम से ही झारखंड में सरकार बनाते और गिराते रहेंगे? जिस झारखंड प्रदेश के पास आज अपना विधानसभा का भवन अपना नहीं है, विधायक आवास अपना नहीं है, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसमें हम आम जनता के विकास की बात की परिकल्पना कैसे करेंगे सर? अहम सवाल। इसकी जिम्मेवारी मैं खुद अकेला नहीं हूं, बल्कि इस राज्य में राजनीति करने वाले सभी लोग। आज इस मकाम पर, इस हालात में लोगों ने इसको कहां, किसने पहुंचाया? आज आप विधानसभा की बात कहें, विधानसभा नहीं है निश्चित रूप से। आज इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी अपनी बिल्डिंग होने के लिए, उसके अपना विधानसभा होने के लिए ये पहल किसने की? ये पहल हमने की। जमीन अधिग्रहण करने की भी प्रक्रिया हुई, भूमि पूजन तक भी हुआ। इन 14 वर्षों में ये विधानसभा क्यों नहीं बना? आप लोग उद्योग घराने के लोग हैं। आपका इनकम टैक्स ऑफिस किस तरह का हुआ करता था आपको मालूम है। आपके इनकम टैक्स ऑफिस में शौचालय तक नहीं है, पीने का पानी तक आपको नहीं मिलता था। जबकि आप इतने बड़े समूह हैं जहां से एक बहुत बड़ा आर्थिक मदद सरकार को मिलती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जमशेदपुर में हम लोगों ने आप लोगों के लिए कितनी भव्य बिल्डिंग तैयार की और आप लोगों को सौगात के रूप में दिया है, जहां सारी चीजें एयर कंडीशन और ऑनलाइन प्रॉपर वे में। यह पहला है। क्यों 14 सालों में इन चीजों को नहीं? मैं कहता हूं कि 14 महीने मुझे वक्त मिले, जिसमें लोकसभा भी हमने देखा है, विधानसभा भी हमने देखा। 2-3 महीने उधर आचार संहिता, 2-3 महीने आचार संहिता इधर। हमारे पास रहेगा और आंतरिक राजनीतिक लड़ाई, गठबंधन की सरकार। तो आप, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। आज जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी को भगवान का रूप बनाने का प्रयास हो रहा है कि झारखंड की तकदीर बदल दूंगा, ऐसा नहीं। आज चुनौती है इस राज्य के लिए। इस चुनौती को बदलना यहाँ के जनमानस के हाथों में है जी। आज उसी प्रयास के लिए आज हम इस राज्य में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अगला सवाल। हेमंत जी, मैं अरविंद कुमार पांडे खबर मंत्र अखबार से हूँ। आपने कहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन जो बातें हो रही हैं केवल आपकी नहीं, दूसरी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी जो बातें कर रही हैं उसके हिसाब से कि झारखंड को तो शायद कोई जादूगर ही चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं मोदी वेब नहीं है, आप उसको खारिज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सारी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। 2006 के बाद 2006 तक बेशक बीजेपी लीड करती रही, उसके बाद किसी न किसी रूप में आप सरकार में रहे हैं। मधु कोड़ा की सरकार 23 महीने तक चली, आपका सपोर्ट रहा। उसके बाद आप अभी इंडिपेंडेंटली आप चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्ट से सरकार हाल तक चला रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों के पास अब ये सवाल है, देहात में एक खेल खेला जाता है, मेढक को मार देते हैं बच्चे और उसके बाद गाने लगते हैं कि हमने नहीं मारा, राजा बेटा ने मारा। आप इस दुर्गति के जिम्मेवार नहीं, दूसरी पार्टियां इस दुर्गति के जिम्मेवार नहीं। अब हम लोग तो इस तलाश में निकले हैं कि इस दुर्गति के लिए जिम्मेवार आखिर कौन है। और मोदी लहर की जहां तक बात है, आप इतने लंबे समय तक थे, महाराष्ट्र की आपने बात की, मैं एडमायर करता हूं आपके जवाब को। वहां पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी को। जाहिर है कि क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय जो भावनाएं थी वो हावी रही और उन्होंने इतना स्पेस नहीं दिया कि मोदी वहां बहुमत ला सकते। आपने स्पेस क्यों दिया झारखंड में? जो लहर दिख रही है। देखिए, ये हमारी पहली परीक्षा है। यूपीएससी के एग्जाम में हम लगभग पास हो गए हैं, जो लोकसभा चुनाव था। इसको जेपीएससी एग्जाम समझा जा सकता है। और आपको शायद लगता होगा कि अगर हमारी भी कोई वजूद है तो ये चुनाव आपको दिखाएगा
परिणाम दिखाएगा। और निश्चित रूप से इतने कम कार्यकाल में आज आप लोगों के माध्यम से लोगों ने इस राज्य के मुख्यमंत्री को मोदी के सामने खड़ा कर दिया है। आज आदरणीय मोदी जी, इस राज्य के सभी सरकारों को भ्रष्ट करने वाले प्रधानमंत्री, इससे वो स्पष्ट हो रहा है कि उनके सरकारों ने यहां पर कितने सालों तक राज किया। आज उन राजनेताओं को उन्होंने मंच शेयर करने का अधिकार भी दिया है। इससे क्या जाहिर होता है, इससे क्या मंशा साफ होती है, कहना क्या चाहते हैं लोगों के बीच में? वो लोगों से चाह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका दो। क्या प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के भी कार्यभार देखेंगे क्या? हम ये जानना चाहते हैं। आखिर आज तक 10 सालों में विकास का 3 बातें तो नहीं बता सकते हैं, बल्कि एक नेता पैदा नहीं कर पाए जो आने वाले समय में इस राज्य का नेतृत्व कर सके। जी, आज कोई भी नेता, उनके फेस, किसी भी नेता का फेस इस राज्य में नहीं। आज कम से कम 10 सालों तक उन लोगों ने राज किया। उनकी उपलब्धि के बदौलत इनको चुनाव लड़ना चाहिए, सपने के बदौलत नहीं। और हम सपनों के बदौलत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 14 महीने के कार्यकाल के बदौलत हम चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अब हम अपने अगले सवाल का रुख करते हैं, जो एक चुनौती की तरह मुंह बाहे खड़ा हुआ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने, और वो है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कहेंगे? बालू की बात कर रहे थे यहां पर। नोटिफिकेशन के बावजूद बालू जो है उन कंपनियों को दी जाती रही, और इनमें से कंपनीज वो थीं जो आपके करीबी थीं। मसलन चमन सिंह, अब आपके जो अपने भाई हैं बसंत सोरेन, उनके बिजनेस पार्टनर बताए जाते हैं। बाकायदा बताया जा रहा था कि वो बदस्तूर जारी है। वो कैसे जारी रह सकता है जबकि आप अधिसूचना जारी कर चुके हैं? बावजूद इसके क्यों? अधिसूचना जारी होने के बाद भी अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं, ये आपके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हमारे पास है, मुझे अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बसंत सोरेन कहीं पर भी इस कार्य में संलिप्त है। जिसका जो व्यवसाय है, अगर वो व्यवसाय कर रहे हैं, अगर जो व्यवसाय के तरीके हैं, नहीं मिल रही है मुख्यमंत्री सोरेन, या आप जानकारी को नजरअंदाज कर रहे हैं? जी नहीं, हमारे भाई बसंत सोरेन की किसी भी बिजनेस में कोई संलिप्तता नहीं। अगला सवाल। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, हम अधिवक्ता हैं झारखंड हाई कोर्ट में। सोरेन साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि आपको जानकारियां नहीं है इन सब बातों का। आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है आपके पास, विजिलेंस है आपके पास, पुलिस है, आपको कैसे नहीं पता? आपके पास अपना सीआईडी भी है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, कैसे आपको नहीं पता लगेगा कि इस तरह का कारोबार चल रहा है झारखंड में? दूसरी बात कि यदि इसी तरह का एटीट्यूड रहा है पूर्व की सरकारों का, जो मोदी वेव आने का कारण बन रही है झारखंड में, पूर्व में आपने और कांग्रेस ने आंख बंद करके कोड़ा को समर्थन दिया, मधु कोड़ा से लुटवाया झारखंड को। उसके बाद जितने स्कैम्स हुए हैं, इंक्लूडिंग हॉर्स ट्रेडिंग, विधानसभा में नियुक्ति, जेपीएससी में जितने भी आज के डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, 80% उसमें वैसे लोग हैं जो पैसा दे करके आए हैं। आप उस मामले में अनस्मार्ट निकले कि एक मिनट, आपने जो है बाबूलाल मरांडी या अन्य लोग जिनके पीरियड में इस तरह का घोटाला हुआ, उनको आपने जगह पे नहीं पहुंचाया। आपने जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, आपने आंख बंद करके रखा। ये यदि आपने आंख खोला रहता, अपनी एजेंसीज को टाइट की रहती, तो ये सारे लोग अभी जेल रहते। और आपको एक चीज और बता दे, तीसरी बात, मोदी जी क्यों नहीं मंच शेयर करना चाहते हैं बाकी लोगों के साथ? क्योंकि उनको पता है कि जितने उनके भी नेता हैं वो भी इक्वली टेंटेड है झारखंड में, और झारखंड की जनता त्रस्त है ये सारे कारनामों से। आपको तो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कि आप सबके खिलाफ आंख बंद करके कार्रवाई करेंगे। सरकार रहती है जाती, हम लोग एक्सपेक्ट करते कि हेमंत सोरेन के लिए हम लोग सब कुछ करते। यानी कि झारखंड की किस्मत, देखिए, किस्मत वैसी रहेगी चाहे हेमंत सोरेन आ गए। मैं फिर से आऊंगा आपके पास, चाहे हेमंत सोरेन आ जाएं या बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो। देखिए, भ्रष्टाचार का कोई एक डेफिनेशन होना चाहिए, किस पैरामीटर तक उसको लेके चलते हैं। भ्रष्टाचार अगर इस राज्य की बात है तो और भी ऐसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं जहां भ्रष्टाचार की भी अपनी एक कहानी है।
हम अपनी राज्य की बात करते हैं, दूसरे राज्य की बातों को हम नहीं लेते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है कि नहीं, हमें नहीं मालूम है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं है। जो अभी बीजेपी की सरकार बनी है और आज जो चुनाव आ रहा है, चुनाव के बीच में जो चीज़ें हमारे समक्ष संज्ञान में आई है, मैं उन सब चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से लिया हूँ। ऐसी बात नहीं है। आज चुनाव के बीच में सरकार राज्य की दशा के बारे में खबरों के माध्यम से लोगों के बीच में भेजी जा रही है। ये निश्चित रूप से ये बात आप सब लोग जानते हैं, ये हमारे कार्यकाल का नहीं है। ये जिन भी सरकार का है, उन सरकारों का, उनके कार्यकाल का है। आज चाहे अलग राज्य के बाद जेपीएससी घोटाला कहें, खेल घोटाला कहें, चाहे ये विधानसभा में नियुक्ति का घोटाला कहें, चाहे बालू घोटाला कहें, मैं इसमें बिल्कुल आप लोगों के साथ हूं। इसमें चाहे कोई भी हो, चूंकि अभी हम तो चुनावी ये में हैं, अगर हमारे पास समय होता तो ये भी आपको परिणाम करके दिखाते, क्योंकि हमने आज तक सरकार के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सरकार में पदाधिकारी से अधिक मंत्री सस्पेंड हुए हैं। नहीं, मगर विपक्ष फिर आरोप क्यों लगाती है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बेतहाशा पैसा लेते हैं? मेरे सवाल उठने से पहले ही आप हंसने लग गए थे। नहीं, बिल्कुल ये नई बात नहीं है। यहाँ पर लोगों का इंटरप्रिटेशन बहुत ही तरीके से होता है और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है तो एक ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि सारे मुख्यमंत्री ऐसा काम करते हैं? ऐसी बात नहीं है। मैं मुझे भी बोलने दिया जाए। और इस पे जहां तक हमारे व्यक्तिगत ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें, जो हमने किया होगा, अगर कोई भी ऐसा वाक्य अगर आप कोई हमारे समक्ष रखे कि हमने कोई ऐसी चीजें की है, तो मैं निश्चित रूप से आपको उसी दिन मैं अपने इस राज्य से मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देने को तैयार हूं। चलिए, अब तो टाइम ही नहीं रहा इस्तीफे का। एक और सवाल शायद राजीव जी पूछना चाहते हैं। हेमंत जी, एक चीज और हम पूछना चाह रहे थे कि आपके परिवार पर जो है डायरेक्ट एलिगेशन है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का। यह अलग बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर सीबीआई के पास मामला पेंडिंग है। सीबीआई ने कहा है कि आप पुनः जो है हाई कोर्ट चले जाइए। आपको याद होगा कि इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसा खर्चा हुआ वकीलों को एंगेज करने का, आपका अपना जो सरकारी पैसा है, जहां तक हमको मालूम है वही पैसा लगा है वहां पे जाके दिल्ली में। पूर्व में भी आपको याद होगा कि मधु कोड़ा जब सीएम थे, वो उस समय हम लोग जो दुर्गा उरांव का केस कर रहे थे, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस चला था। 22,60,000 रुपया सरकार के पैसे से उस वकील को लाया गया था यहाँ हाईकोर्ट में। क्या ये हम लोगों को ये नहीं शो करता है कि हम लोग इवन यदि करप्शन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बाध्य हो जाते हैं कि सरकार हमारे ही पैसे से अपने को डिफेंड करती है? अब करप्शन की डेफिनेशन, वही तो मैं कहता हूँ, करप्शन का डेफिनेशन को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पर हमारे ऊपर लोगों ने हुटिंग किया था। किसी कंपनी का प्रोग्राम था। आपको मालूम है कि उस प्रोग्राम को करने में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? वो पैसा कहां से आया? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है, अगर हमारे व्यक्तिगत कोर्ट में अगर सरकारी पैसा खर्च हुआ है, निश्चित रूप से यह गुनाह है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगला सवाल। मैं रतन मोदी, अध्यक्ष FJCCI। मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपके नॉलेज में भी है। कृषि बाजार समिति को भंग करना, आज वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना हुआ है जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और चेंबर इसके लिए पिछले 10-12 सालों से हम लोग इसको भंग करने के लिए इसको लगे हुए हैं हम लोग। और आप जब आप उप मुख्यमंत्री थे तब आपने जमशेदपुर में कहा भी था कि इसको भंग करवा के रहूँगा। और आज भी आप मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद आपके टेबल पे ये फाइल जाकर रुकी हुई है। आज यह सब भंग क्यों नहीं हुई, इसको बताइए सर। देखिए, अभी हम प्रभारी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और ऐसे कोई निर्णय अभी हम लेने की स्थिति पे नहीं है। हमने आपको आश्वस्त भी किया था, निश्चित रूप से इस पे कोई दो मत नहीं है। और हमारी सरकार आई, हम तो बोले कि हमारे पास लिमिटेड समय, और लिमिटेड समय में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें
आखिरी है। ये तो जस्ट शुरुआत था। बहुत सारे, आपकी ये बाजार समिति की बात नहीं, बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जो बेकार की सरकार के पैसे को पानी में बहाने का काम कर रहे हैं। उन सभी चीजों पर काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसी का समय तो हम आप लोगों से मांग रहे हैं। समय देखो तो देखिए, फिर शायद मुझे लगता है कि आने वाला समय में आपको ऐसे सवालों का सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शरद कुमार पोद्दार, अध्यक्ष झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मैं लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपने खनिज संपदा की बात कही शुरू में ही, और आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी खनिज आधारित उद्योग लगाना चाहता है तो केवल एक माइनिंग लीज लेने के लिए उसे 10 से 12 वर्ष लगते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरी सरकार तो थी नहीं, सरकार कोई ना कोई थी, और 2006 से आप सरकार में थे और माइनिंग के भी कार्य आपसे प्रभावित थे। साथ ही यहाँ पर जितने भी विकास के कार्य हैं, आज इस तरह के रूल्स बनते हैं सरकारी महकमे के द्वारा और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जो कि काम को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि हमें उनके पास में दौड़ना पड़े। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को हम क्यों उनके पास में जाएं? आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम होके और एक ऐसा काम हो कि हमें तुरंत उसका काम। और ब्यूरोक्रेट्स मनमानी तब करते हैं मुख्यमंत्री महोदय जब व्यवस्था करप्ट हो, जब व्यवस्था उन्हें मनमानी करने की इजाजत देता हो। देखिए, जो भी मंत्री होते हैं ये तो 5 साल के लिए होते हैं, बदले भी जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई 5 साल, 2.5 साल, 1.5 साल तक, जो यहाँ की परंपरा रही है राजनीतिक हालात की। और मुझे लगता है कि जो कार्यपालिका व्यवस्था है ये निरंतर चलता रहता है और वो कभी रुकता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पर कार्यपालिका जिस तरीके से नेताओं को गुमराह किया, नेताओं को डार्क में रखा और अपनी चीज़ों को अपने तरीके से निर्णय लिया। अभी मान्यवर ने जो सवाल पूछा है, इनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको सबसे अधिक दिक्कत मंत्री के टेबल में होता है कि पदाधिकारियों के टेबल में होता है? ये आप हमें पहले स्पष्ट बताएं। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए, पदाधिकारी इस तरह के नियम बनाते हैं कि उसमें मेरा बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि आप तक फाइल ही नहीं पहुंचती है। देखिए, अब बात समझ में आई जो मैं जिस बात को कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आज मंत्री, पहली बार कोई मंत्री बना तो उस विभाग के विषय में पदाधिकारी की जिम्मेवारी होती है कि इसको कैसे, किस तरीके से चलाया जा रहा है और कैसे आगे चलता है। यहाँ पर परंपरा यही बनी रही कि कोई काम कैसे नहीं हो, इसी पर अधिकतर यहाँ के कार्यपालिकाओं ने काम किया है। आज इसी वजह से कोई भी चीज पॉजिटिव आगे बढ़ी नहीं। तो बहुत ही अजीबोगरीब बात आप कह रहे हैं। जी, जी। आप एक सियासतदान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं बातों को। आप ब्यूरोक्रेट्स के सामने इतने बेबस दिखाई देंगे। जी नहीं, मैं बता रहा हूं, जनता का क्या होगा? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, ये मैं आप लोगों से कार्यपालिका के अंदर की बातों को शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी कार्यपालिका मैंने भी चलाया है, और जो हमने इन 14 महीने में कार्य करके दिखाया इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से कराया है। यही पदाधिकारी रहे हैं जिनको हम लोगों ने इतनी मजबूत निर्णय के साथ आगे काम किया है। जब हम ये काम करते थे तो पदाधिकारी बोलते रहे कि सर ये बहुत बड़े निर्णय हैं, आप सोच लें। यही तो दुर्भाग्य की बात है, पूर्व की सरकार ने सिर्फ सोचा ही सोचा है, निर्णय किसी ने लेने की क्षमता नहीं रखी, और हमने निर्णय लिया है, इन्हीं पदाधिकारियों से काम भी कराया। चलिए अगला सवाल। इससे पहले हम लोगों ने बहुत टॉक शो देखे, लेकिन उसमें था कि नेताओं में लड़ाई होती थी, अभी पदाधिकारियों से नेताओं की लड़ाई हो गई। अच्छी बात है। आपकी जब सरकार थी तो आपने अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कही कि पदाधिकारियों में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने 4 सीएस बदले, आपके राज्य में तो 1 सीएस प्रभार में चले। ये हालात थे स्टेट के जब आप सीएम थे, तो ये इस चेयर पर आप बोल रहे हैं, और जब शासन में आते हैं तो ये दोनों चेहरे विरोधाभासी क्यों हो जाते हैं? क्या चीज मैं समझा नहीं आपकी बात। आपके कार्यकाल में, 1.5 साल के कार्यकाल में 4 सीएस बदले गए, उसमें 1 सीएस लंबे अवधि तक प्रभार में रहे। सीएस चले गए, रातों रात 1 सीएस बदल गए। 1 सीएस जा रहे थे रास्ते में तो उनको सूचना मिली कि आप फिर सीएस बन गए, आप लौट जाइए। तो क्या ऐसा ही इस राज्य की अकाउंटेबिलिटी तय होगी? देखिए, कार्यपालिका और ये हमारे पास क्षमता है ये चीजों को किस तरीके से चलाना है। ऐसा नहीं कि कोई गलत है तो उस पर हम आंखें बंद करके चलते रहें। राज्य में अगर सीएस नहीं रहेंगे, महीने भर तक की छुट्टी में रहेंगे, तो राज्य का कार्यभार चलाएगा कौन?
इसलिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, समय समय पर ऐसे कड़े निर्णय होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको, इस राज को राम भरोसे या प्रभार पर छोड़ दें। क्या 14 वर्षों में झारखंड ने इसी बाध्यता के कारण 16 सीएस और 10 डीजीपी देख लिए? अब ये हमारा नहीं, सभी, शायद मुझे लगता है कि राज नहीं, देश में भी ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, ये जो मुद्दा चल भी रहा था जिसका जिक्र राजीव जी ने भी किया था, इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी संपत्ति को उजागर नहीं करना। बहुत ही दिलचस्प बात थी कि आपकी पत्नी कल्पना जी, उनकी जो जमीन खरीद वाला मामला था उसमें बजाय कि ये लिखने की वाइफ ऑफ हेमंत सोरेन, डॉटर ऑफ लिखा गया था। तो ये बहुत सुविधाजनक है ताकि बात आप तक ना आए और बात जो है संपत्ति को जाहिर ना करने की वो दब कर रह जाए। अब देखो, ये जब इस तरह की मिसालें आती है ना हेमंत जी, तब आपकी मंशा पर विश्वास करना मुश्किल होता है। इस विषय पर लोग कोर्ट भी गए, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, लड़ी जा रही है अभी भी, और लड़ाई भी जारी है। मैं नहीं समझता हूं कि जब चीजें कानून पर हो उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी करूं। चलिए, अब हम रुख करते हैं हमारे अगले सवाल का, जिसका ताल्लुक यहां सबसे है, वो है झारखंड का विकास। ये भूमि अमीर है, लोग गरीब हैं, क्योंकि आपको ऐसी सरकारें मिली है जिन सरकारों ने आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, आप चाहते हैं झारखंड आगे बढ़े? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए, आप चाहते हैं झारखंड आगे बढ़े? आप चाहते हैं झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले? आप चाहते हैं झारखंड में सुख संपन्नता आए? अगर ये आप चाहते हैं तो सबसे पहले झारखंड को परिवारवाद से मुक्त कराइए। अजीबोगरीब विडंबना है कि शिबू सोरेन ने मेरे ख्याल से दुमका की एक रैली में कहा था कि बिजनेसमैन महाराष्ट्र और हरियाणा जाते हैं और यहां सिर्फ शोषण करते हैं वो आदिवासियों का, यहां की खनिज संपदा का। आपको अजीबोगरीब नहीं लगता कि शिबू सोरेन सबसे बड़ी शख्सियत संभवतः यहां की, वो अगर ऐसी कमजोरी जता रहे हैं, जबकि वो कितनी बार 2 या 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अगर 2 महीने 3 महीने के लिए ठीक है, मगर एक बड़े कद्दावर नेता हैं। सवाल ये कि क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? अगर इस वक्त झारखंड का लोग शोषण करके जा रहे हैं, आपने संभवतः ऐसा माकूल माहौल नहीं दिया उनको? आप इस खनिज संपदा का अगर हम विश्लेषण पे जाएंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, और शायद हमने एक मंच में यह भी कहा था कि जिस तरीके से इस खनिज संपदाओं का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, यहाँ के आदिवासियों का जिस तरीके से आज इस भूमि से ही अपने विस्थापित हो गए, अपनी ही जमीन पर एक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें, कई एक रिपोर्टें भी आई है, ऐसी बात नहीं है, ये हमारी नहीं, भारत सरकार की रिपोर्टों में ऐसी चीज़ें झलकी गई हैं और रखी गई हैं कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर कालाबाजारी का काम चल रहा है जी। और ठीक ये मंच पे हमारे भाषण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, जितने भी कोल एरियाज हैं, सबको फ्रीज कर दिया, सबको बंद करने का भी निर्णय सुना दिया। और इसी प्रकार अभी मुख्य खनिज आयरन ओर की भी वही हालत है। अब लाइसेंस की बात मान्यवर ने पूछा था कि माइनिंग की लाइसेंस लेने में बरसों लग जाते हैं, लीज की तो बात की बात है, यहाँ रिन्यूअल में बरसों बरस लग रहे हैं, लीज तो बहुत बड़ी बात हो गई जी। और आज हम लोगों ने इसी पीरियड में, इन 14 महीने में, इन सभी लीज के प्रति जो सरकार का मंतव्य होता है, सरकार का निर्णय होता है, सरकार का जो सरकार का पक्ष होता है, उसको निर्णय लेकर के हमने सभी भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया कि आप इसको आप अपने। चलिए जनता के कटघरे में देखते हैं कि विकास के प्रश्न पर वो क्या क्या पूछना चाहते हैं आपसे। मैं आनंद गोयल, पीआरओ चेंबर ऑफ कॉमर्स। माननीय मुख्यमंत्री जी, व्यवसाय एवं उद्योग हर प्रदेश की रीढ़ होती है।
हमें अभागापन महसूस होता है। क्या आपकी सरकार आएगी तो आप हमें आमने सामने बैठाएंगे या बगल में बैठा के प्रदेश के विकास पर बात करेंगे? देखिए, जो मेरा ये छोटा सा कार्यकाल का अनुभव रहा है, ये उद्योग से संबंधित विषय जो है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि इस 14 महीने के कार्यकाल में आप लोगों के प्रति तो मैंने बहुत अधिक समय नहीं दिया है, लेकिन मैं खाली वक्त में निश्चित रूप से इस विषय पर चिंतन करता हूं। और जिस तरीके से यहाँ उद्योगों को लेकर हमेशा बवंडर होता रहा है, कभी आरएसएल मित्तल साहब आएंगे तो कभी जिंदल आएंगे तो वगैरह वगैरह XYZ आएंगे, और वो इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस यहाँ अपना पैर जमाने के प्रयास करते हैं, और नतीजा ये होता है ना वो पैर जमा पाते हैं, ना यहाँ पर कोई रोजगार के सृजन होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस राज्य के हमारे छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज जितने, जैसे हमारे गिरिडीह में है या और जमशेदपुर में हो या रांची में हो, हमारी उसके प्रति काफ़ी संवेदनशीलता तरीके से मैं उसको सोच भी रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर हम राज्य के अपने छोटे उद्योगों को प्रमोट करेंगे तो कहीं उन जिंदल और मित्तल से अधिक पोटेंशियल हमारे इन उद्योग घराने के लोगों में है, और मैं इनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे यहाँ के हर चीज़ों से वाकिफ है, आप अपनी चीज़ों को बहुत अविवादित तरीके से धरातल पे उतार सकते हैं। ये हमारा ये छोटा सा अनुभव कहता है, और मैं समझता हूँ मौका मिलेगा तो यहाँ के जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज के जितने भी सदस्य हैं, इनके साथ एक इस राज्य के लिए इनके साथ बैठ के एक उद्योग का प्रारूप बनाया जाएगा, ताकि यहीं के उद्योग घराने यहीं पर इन्वेस्ट करके यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं और इस राज्य के समग्र विकास का हिस्सा बने। यानी कि अगर मैं आपकी इस बात को एक दूसरे अंदाज में पढ़ूं तो इसका मतलब ये होगा कि भाई मैं आपको माकूल माहौल नहीं दिलवा सकता, जो बाहर से उद्योग आ रहे हैं, लिहाजा जो चलेगा वो भगवान भरोसे चलेगा। बाहर की बात ही नहीं, हमारे राज्य में ही इतने पोटेंशियल लोग हैं, आप देखें तो सही, यहाँ के उद्योग घराने के लोगों को कभी भी किसी सरकार ने उनकी क्षमता को नहीं आंका। चलिए अगला सवाल करते हैं मुख्यमंत्री। हेलो सर, मेरा नाम विनायक शेषाद्री है। सर, जब विकास का मुद्दा आता है तो युवा वर्ग का भी मुद्दा आता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके इस साल के घोषणा पत्र में युवा वर्ग के लिए क्या क्या ऑफरिंग्स है। आप देखिए, झारखंड में कुछ चुने गुने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ के जो ग्रेजुएट्स है सर, वो आज और सिटीज़ में जैसे पुणे हुआ, मुंबई, बैंगलोर, ये बड़े बड़े सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं, तो इस प्रदेश के विकास के लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो आपके इस पे क्या टिप्पणी रहेगी, आपका सरकार इसके लिए क्या करेगा? मेरे ख्याल से इन्होंने जो कहा ये पिछले सवाल से जुड़ा हुआ, पलायन हो रहा है और जब लोग ही नहीं हैं तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? बहुत सीधा सवाल है जी। एक बार फिर से बोलिए। नहीं, आप बताएं। नहीं, सवाल उनका यही था कि तमाम इंजीनियर्स छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं क्योंकि उनको यहां मौके नहीं मिलते। अब इससे पहले भी सवाल यही था जब आप कह रहे थे कि हम स्थानीय टैलेंट को डेवलप करना चाहते हैं। इस बार हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र में यह स्पष्ट अंकित किया है कि इस राज्य के जमीन को उपयोग करने वाले उद्योग, यहाँ का पानी को उपयोग करने वाले उद्योग, यहाँ के बिजली का उपयोग करने वाले उद्योग, जितने भी उद्योग हैं या लगेंगे, उनको यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के शिक्षित लोगों को 100% उसमें नियुक्ति कराना अनिवार्य होगा। ये हमारा लक्ष्य रहा है, ताकि यहाँ के नौजवान को दूसरे राज्यों में जाने का जरूरत पड़े नहीं। हमने इस छोटे से कार्यकाल में सबको अकोमोडेट तो हम कर नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय के लिए मैं जरूर अपने प्रॉमिस हमने किया है, ये घोषणा पत्र में हमने अंकित किया है कि ये यहाँ 4th ग्रेड 3rd ग्रेड और उसके ऊपर 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में तो 100% स्थानीय लोग हों, और उसके एवब में कम से कम 70% यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के क्वालिफाइड नौजवानों को नियुक्ति करना अनिवार्य हो कंपनी को। ये हम तैयारी करेंगे। अगला सवाल। हेमंत सोरेन जी, क्या आप कसम खाएंगे कि अगली बार जब भी आप या सरकार बनाए या विपक्ष में रहे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे? क्योंकि जेएमएम हमेशा से समझौता की राजनीति करती रही है, सत्ता की राजनीति में है, जोड़ तोड़ के राजनीति में है। आज जहां बैठे हैं वहां जोड़ तोड़ के ही बदौलत आप वहां हैं, और अब सरकार में तो साथ हैं लेकिन अलग अलग लड़ रहे हैं। तो क्या जनता को भरोसा दिलाएंगे, कसम खाएंगे, घोषणा करेंगे? और इतिहास बहुत लंबा है, 90 के दशक से। देखिए, ये तो आप पर निर्भर करता है।
हम तो चाहते हैं कि लोग तैयार हों, अगर मैंडेट नहीं मिलता है तो पुनः चुनाव। फिर सत्ता और पक्ष और विपक्ष की बात क्या है? किसी को मैंडेट ही नहीं आएगा तो विपक्ष में सभी थोड़ी बैठेंगे, कोई ना कोई सत्ता में तो आएगा ही आएगा। मेरा यह पक्ष है कि सरकार ही ना बने बल्कि पुनः चुनाव होना चाहिए। अगला सवाल। गुड इवनिंग सर, मैं अरविंद बोल रहा हूं सर। आपसे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए सर। राज्य के 15 साल गुजर जाने के बावजूद एचईसी की तरफ आपका कभी भी ध्यान नहीं गया, जबकि एक टाटा प्राइवेट कंपनी है, होते हुए भी एक शहर नहीं पूरे देश का निर्माण अपनी अहम भूमिका निभा रही है। कुछ देर पहले आपने कहा था कि झारखंड में रिसोर्सेज की कमी है। शायद सबको पता होगा कि झारखंड राज्य का नहीं पूरे देश का 40% मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल करता है सारी इंडस्ट्री को। तो आप इस दिशा में क्या एक्शन लिए अभी तक, वो हमें जानना है। क्या पर्टिकुलर एचईसी के विषय में कह रहे हैं? ओवरऑल सारी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, बट एचईसी का सर अभी तक अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। एचईसी के विषय में हम आपको बता दें, ये विशुद्ध रूप से व्हाइट एलिफेंट हो चुका है और सरकार के बूते ये नहीं है कि ये एचईसी सरवाइव करे। हम लोग आर्थिक रूप से कई एक तरीके से उसको मदद भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये अब मैंने पहले भी कहा है कि ये व्हाइट एलिफेंट हो चुका है। हमने वहाँ के प्रबंधन से वहाँ के एमडी को भी बुला करके कहा है, क्यों नहीं आप किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, क्यों नहीं किसी कंपनी को अपने साथ सहयोगी बनाते हैं। अभी चूंकि ये भारत सरकार उपक्रम है, ये भारत से ही इसको निर्णय होना है, भारत सरकार को निर्णय करना है। हम उसमें बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेयर करने की स्थिति पे हम नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपने एबीपी न्यूज के लिए घोषणा पत्र में वक्त निकाला। आपकी चुनौती सही मायने में यहां से शुरू होगी और आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले। तो ये थे हेमंत सोरेन घोषणा पत्र में। हम फिर हाजिर होंगे खास मेहमान के साथ घोषणा पत्र में, मगर एबीपी न्यूज के साथ लगातार बने रहिए।